बच्चों, मेरा नाम ज़ीशाद है और मैं यहाँ पे आज जिस सेक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 10 से है। और चैप्टर नंबर 10 में जैसे आप जानते हैं कि सेकेंडरी की बुक में हमारे पास जितनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं उनमें वाहिद एक चैप्टर 10 ऐसा चैप्टर है जिसके हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री से है। तो बायोकेमिस्ट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या फिर आप एम कैट वगैरह के टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से देखें, तो ये एक वर्थ रखता है। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी हैवी क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन क्वेश्चंस, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस एम कैट के सेशन के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर को आप लोगों ने, खास के मेडिकल वालों ने या इंजीनियरिंग वालों ने भी तरीके से देखना है। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि बेटा, फाइनल पेपर के लिए और एम कैट दोनों के लिए इस चैप्टर के अंदर जो जो डिटेल और जो जो चीज़ें हैं, मैंने उसको इस तरह की क्लासेस में, ये ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी कहें, इसका पहला एक्सपीरियंस मेरा भी है। तो मैंने कोशिश यहाँ पे की है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से आपको मैं बता सकूँ वो बताना चाहूँगा। अब बाकी जो कन्फ्यूजन आपको हो, कुछ चीज़ें पूछने वाली हों, तो वो काइंडली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जिस तरह भी आपके पास, जैसे मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो उसमें पूछना चाहें तो उससे पूछें, या कोचिंग में आके इंशाल्लाह ताला जैसे ही यहाँ से कंडीशन सही होती है तो फिर। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर की कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ताकि इसमें से हम जितनी भी चीज़ों को हम समझ सकें तो उनको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही एक बात बताई कि ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर को आप ये कह लें कि ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट होते हैं, प्रोसीड होते हैं, ऐसे तमाम रिएक्शन बायो रिएक्शंस हैं। और वो बायो रिएक्शंस की जितनी भी स्टडी है, उस स्टडी को हम नाम दे देते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। क्योंकि ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादातर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को थोड़ी बहुत आपने हाउ नाउ के लिए चैप्टर नंबर 9 में एक टॉपिक है फर्मेंटेशन, उसके अंदर भी देखा है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो नाम यूज होते हैं, जिसमें से एक नाम है आपके पास फूड और दूसरा नाम है हमारे पास न्यूट्रेंट। फूड के बारे में आप ये कह लें कि लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हम जिस केमिकल रीजेंट्स के ग्रुप को यूज करते हैं वो सब हमारी फूड से, जो डेली लाइफ में आप ले रहे हैं। और न्यूट्रेंट कंपाउंड किसी फूड के वो कंपाउंड्स, वो कंपोनेंट्स या वो कंपोजिशंस हैं जिनके जरिए हमारी लिविंग बॉडी फंक्शन में आती है। और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमें फूड से मिलता है। तो जो हम फूड डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें से जिस कंपोनेंट से हम अपनी नॉर्मल फंक्शन और बॉडी को, जिस जहां से हम एनर्जी लेते हैं, उस तमाम कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स का नाम दे देते हैं। अब न्यूट्रिएंट का काम बेसिकली क्या है? सबसे पहली चीज, इट प्रोवाइड कैलोरीज, एनर्जी आपकी बॉडी को देता है। एनर्जी के साथ साथ ये बेसिकली हमें सॉल्ट, वाटर, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो हमें देता है। मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ करता है और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज वगैरह से हमें प्रिकॉशन प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास इस न्यूट्रिएंट्स के लिए कुछ फंक्शंस हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इससे और आगे चल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड की हमारे पास जितनी भी क्लासिफिकेशन है, उन तमाम क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फूड्स की क्लासिफिकेशन है। और ये 6 फूड की क्लासिफिकेशन के लिए एक एक करके अब हम एक एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे।
तो जरा सा अच्छा बेटा, अब देखो ये कुछ चीजें मैंने वो लिखी हैं जो बुक के अंदर हमारे पास हैं। स्पेशली ये चीजें कहाँ पे यूज होंगी आपके खास के एम कैट के पेपर के लिए जो हमारे पास, तो उसमें अब जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हम जितनी एक्सपेंडिचर एनर्जी को एक्सपेंडिचर के तौर पर यूज करते हैं उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई है कि अगर आप नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो वो 140 कैलोरीज पर आवर के लिहाज से हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और अगर हम थोड़ी सी फास्ट वॉकिंग करते हैं या रनिंग के लो मोड में होते हैं तो हम तकरीबन 250 से 240 कैलोरीज पर आवर में होते हैं। इसी तरीके से ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है अगर आप गौर करें तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास क्या है, बेसिकली एनर्जी के एक्सपेंडिचर्स हैं, और इनकी वैल्यूज जो है वो है कैलोरीज पर आवर। तो एमकेट के अंदर जो मैंने जो चीज़ देखी है वो इस तरह के अमूमन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जैसे पूछ लिया आपसे कि स्वीपिंग और क्लीनिंग में कितनी कंजम्पशन है एनर्जी की, वॉकिंग में कितनी कन्वर्जन है एनर्जी की, और जिस जगह कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है एनर्जी की वो है कंसंट्रेट ब्रेन वर्क। तो हम अगर सिर्फ पढ़ने के ऊपर यूज कर रिलाइज करें तो यहाँ पे हमारी कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं प्लीज इन वैल्यूज को आप याद रख लिएगा, और ये वैल्यूज अमूमन एमकेट के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा अब जो हमारे पास फूड्स की टाइप्स थी उनमें से अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ये तीन टाइप्स जो हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ये तीनों हमारे पास बेसिकली वो हैं जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी को देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज है, फैट्स जो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में आता है आगे चल के इसको हम डिस्कस करेंगे, ये 1 ग्राम में 9 कैलोरीज देता है, और प्रोटीन जो है ये 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है। तो इन तीनों के अंदर जहां सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है वो है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स मतलब फैट्स। तो इन दोनों की एनर्जी तो बराबर ही है। तो फैट्स के अंदर हमारे पास, अब इसकी एक एक करके मैं आगे चल के पूरी डिटेल कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, तो इससे आगे चलते हैं हम। अच्छा ये भी इसी तरीके से एमकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज आपकी लिख के रखी हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एंड प्रोटीन में कौन कौन सी जगह पे कितनी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें 58% हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, और लिपिड्स और उसको देखें तो वो हमारी 35% ऑफ डाइट हमारी रिक्वायरमेंट है, और प्रोटीन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे पास 12% है। तो अब अगर ये देखें तो इनके साथ साथ इनके कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, लिपिड्स या फैट्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ये बेसिकली कुछ आपके पर डे के हिसाब से मैंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि हमारी रिक्वायरमेंट फूड में से कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, फैट्स कितनी होती है, प्रोटीन कितनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमारी सबसे ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इसके अलावा हमारे पास फिर फैट्स है, और सबसे कम हम प्रोटीन को लेते हैं। इसी तरह वाइटामिन इनटेक्स हैं कि वाइटामिन हमारे पास कौन कौन से हैं, हम वाइटामिन को बेसिकली क्या करते हैं। तो आगे चल के हमारे पास वाइटामिन की क्लासिफिकेशन है कि वाइटामिन हमने किस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। तो बेसिकली बताना ये था कि फूड की क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन 6 नाम थे। उनमें एक नाम था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सोर्सेज हैं उनमें से एक नाम हमारे पास विटामिन है। और विटामिन के बाद तो हम मिनरल्स, हमारी बहुत सी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट मिनरल्स की भी होती है, और वो मिनरल्स हमें पानी में मिलता है। पानी के अलावा डिफरेंट हम जो खाना पीना के ले रहे होते हैं दिन भर, मीट वगैरह, उसमें भी हमें मिलता है। और इसी तरीके से टोटली हमारी लाइफ के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद टोटल 23 है। 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन, बल्कि नहीं 6 नहीं, अगर आप देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बोरॉन और सिलिकॉन, ये नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। और कुछ इसी तरह मेटल्स हैं, वो हैं कैल्शियम, सोडियम से लेके पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल,
मोलिनियम और सेलेनियम मेटल्स हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस की बैलेंसिंग के लिए यूज होते हैं, और ये डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज में अवेलेबल हैं, जिनमें आपके पास कुछ नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पे ये हमारे पास सोर्सेज हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से क्लासिफिकेशन को डील कर लिया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद फैट्स जिसको हम लिपिड्स का नाम भी देते हैं, उसके अलावा वाइटामिन, उसके अलावा अभी जो टॉपिक आया मिनरल्स। अब इससे अगली जो स्लाइड हम यूज करेंगे, वाटर इनटेक। लाइफ के लिए आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर की है। हम वाटर के बगैर मोर देन 15 टू 16 डेज नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन हम तकरीबन फूड के बगैर 1 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये टोटल रिसर्च आपकी बुक में लिखी हुई है। और आपकी बॉडी का 70% वेट जो है वो वाटर पे डिपेंड करता है, और एक नॉर्मल इंसान डेली तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स थी। कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट किया था, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, और मिनरल्स के बाद हमने वाटर इनटेक, ये सारी चीजें हमने। अब ये है सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा। कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट डेफिनेशंस रहेंगे। जैसे लफ्ज अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, तो ये पूरा मतलब है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन से मुराद क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन से मुराद ये, हाइड्रेट हम कहते हैं पानी को। पानी के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन शामिल हो, हम उस कंपोनेंट को बेसिकली कह देते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये एक इसकी पहले की डेफिनेशन है, जो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ इन डेफिनेशंस के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आते गए, कुछ एडिटिंग होते रही, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन डेली कुछ ना कुछ इनमें चेंजिंग आते रही। तो मैंने उसी की कोशिश की है समझाने की। जैसे हम पहले ये कहते थे कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का जर्नल फार्मूला, ये जो मैंने यहाँ पे जर्नल फार्मूला इसका लिखा है, जरा इस जर्नल फार्मूले को देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखना क्या चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ ये CnH2ON या फिर CxH2O। अब ये दो जो जनरल फार्मूला में आप X लिख लें, Y लिख लें, या CnH2ON लिख लें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि ये वाला जो फार्मूला है ये आपके सेकेंड ईयर की बुक के अंदर है, और ये वाला जो फार्मूला है ये बुक के अंदर नहीं है। तो आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सा फार्मूला याद रखें। ये दोनों बाज बुक के अंदर हमारे पास ये जर्नल फार्मूला यूज होता है, और बाज इसी तरह बुक के अंदर हमारे पास ये वाला जर्नल फार्मूला भी यूज होता है। अच्छा जी, अब बताना क्या था कि ये जर्नल फार्मूला, अब जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हम बचपन से जानते हैं, C6H12O6। अब C6H12O6 में मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ से अगर मैं इस फार्मूले को, जो ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर मैं इस पैटर्न में करके लिख दूं, तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, C6H2O6। अब अगर मैं मल्टीप्लाई को 6 को 2 से कर दूं, तो ये 6 2 12, हाइड्रोजन 12 हो गए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे भी देखें आप, हाइड्रोजन 12 है। इसी तरह O मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो बेसिकली ये C6H2O6, C6H12O6 जो ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने इस पैटर्न में लिखा, तो ये किस फॉर्मूले को बेसिकली प्रूफ कर रहा है? ये ऊपर जो हमने अभी कहा इसका जर्नल फॉर्मूला था, ये इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम एक और कार्बोहाइड्रेट की फैमिली देखें, तो ये है हमारे पास C5H10O5। ये पेंटोस फैमिली से ताल्लुक है। आगे चल के इसकी भी डिटेल दूंगा कि ये क्या है। अब ये जो C5 है हमारे पास, इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले में कंप्लीट बैकअप करके लिख सकता हूं, जर्नल फॉर्मूले की तरह। अब आप इस चीज को अगर इस तरह लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इस जर्नल फॉर्मूले को, CnH2ON के जर्नल फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है। अगर कोई फॉर्मूला
C5H10O5, C6H12O6 या ऐसे कोई भी कंपाउंड ऊपर वाले जर्नल फॉर्मूले को CnH2ON के फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो जाए, उसमें बंद हो जाए, हम ऐसे कंपाउंड को क्या कह देते हैं? हम ऐसे कंपाउंड को कह देते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि ये सही हो। ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जरूर है और ये शुरुआत में यही डेफिनेशन दी गई थी, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन ही हमेशा क्या कहते हैं डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की रहे। अब जैसे अगर थोड़ा सा और नीचे आता हूं तो मैंने कुछ और कंपाउंड्स लिखे हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? मीथेनॉल। अब मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? HCHO, जिसको बाज़ औक़ात आप लोग इस तरीके से लिखते थे कि H और H का सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, और उस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लिख के हम एक और जगह सिंगल बॉन्ड कार्बन को H से लिख देते थे। ये है बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मूले को मैंने जब ऊपर वाले जर्नल फॉर्मूले से, कौन सा जर्नल फॉर्मूला जो मैंने ऊपर आपके सामने ये बार बार इसी जर्नल फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, इस जर्नल फॉर्मूले से सेटिस्फाई किया, तो ये जर्नल फॉर्मूले से सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल कैसे कर रहा है? मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा CH2O CH2O। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे चले जाओ तो ये है लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 363 C3H6O3। मैंने इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर वाला जर्नल फॉर्मूला यूज किया और कुछ इस शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। उससे नीचे चले जाएं तो मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये तो ये जो जर्नल फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको पास, ये जनरल फॉर्मूला मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट करना। इसी तरह एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसको हम चाहें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो दिखाने का मेन मकसद है वो ये कि ये तमाम वो कंपाउंड हैं, फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो आपको इस जर्नल फॉर्मूले के अंदर सेटिस्फाई कर देते हैं। तो जो जर्नल फॉर्मूले के अंदर सेटिस्फाई कर ले, हम उस कंपाउंड को फिर क्या नाम दे देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इस हिसाब से तो मुझे ये जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि ये तीनों वो कंपाउंड हैं जिन कंपाउंड के बारे में मुझे कहना ये चाहिए कि ये तीनों वो कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हो गए। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट के जर्नल फॉर्मूले को तो सेटिस्फाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट किसी सूरत में नहीं है। अब यहीं पे जो ऊपर फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जो वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे वो होगा, तो भाई अब ये डेफिनेशन हो गई गलत है। तो पहले जमाने के लिहाज से ये कहा गया कि ये वो कंपाउंड जो CnH2O होल ट्वाइस N के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं वो तमाम कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हैं। ओके फाइन, ग्लूकोज ने किया, पेंटोज ने किया, बट जैसे उससे नीचे आके हमने देखा कि कुछ कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड, उनको भी इस फॉर्मूले में बंद जरूर कर सकते हैं, सेटिस्फाई जरूर करता है ये फॉर्मूले को, लेकिन ये किसी भी सूरत में कार्बोहाइड्रेट फैमिली से बिलोंग नहीं है। तो सवाल ये कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो अब मेरे ख्याल से ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या ये एल्डिहाइड फैमिली है, या ये एसीटोन फैमिली है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस बिहाफ पे कार्बोहाइड्रेट की ये वाली डेफिनेशन जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ी, ये डेफिनेशन हो गई ही पूरी की पूरी क्या भाई, हमारे हिसाब से रॉन्ग। अब इन डेफिनेशन का कोई मायने नहीं रहा। जब इन डेफिनेशन की मायने नहीं रही तो अब यहां से कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन बनी। अब वो नई डेफिनेशन क्या कह रही है? वो नई डेफिनेशन कह रही है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। बेटा ये वर्ड जरा गौर से देखना, ये वर्ड है पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कैसे कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं हम OH को। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया? OH की तादाद हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा से मतलब अगर किसी जगह पे मैं ये कहूं कि 3 या 3 से ज्यादा
OH ग्रुप अगर आ जाए तो 3 से ज्यादा OH ग्रुप वाले को हम क्या नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अब पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ फिर आगे चले जाओ तो अगला नाम बेटा क्या लिखा हुआ है, अगला नाम लिखा हुआ है यहाँ पे एल्डिहाइड। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें होना जरूरी है। नंबर वन जो चीज होना जरूरी है वो ये कि आप ये कह लें कि इस जगह पे हमारे पास एक ऐसा ग्रुप जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ क्या मिल जाए, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ मिल जाए एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ मिल जाए कीटोन। ऐसे तमाम कंपाउंड को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, हमने नाम दे दिया कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की आपकी डेफिनेशन है। इसी तरह नीचे वाली डेफिनेशन को यहां पे भी देख लें तो मैंने भी यहां पे भी ये लिखा है, कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आगे चल के हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि इससे हम बताना क्या चाह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आप लोगों को बताई है, मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म बताई है वो है ये वाली लाइन। ये वाली चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अ कंपाउंड वेयर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये डेफिनेशन, अब अगर किसी कंपाउंड में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो, OH की तादाद पॉली हो और एल्डिहाइड हो, OH की तादाद पॉली हो और कीटोन हो, हम उस कंपाउंड को क्या कह देंगे, हम उन कंपाउंड्स को कह देंगे एल्डिहाइड। ये कार्बोहाइड्रेट के से आगे चले जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन के दो ऑर्डर्स हैं। एक क्लासिफिकेशन कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एक क्लासिफिकेशन कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो डिफरेंट सिनेरियो होने की वजह से मैंने यहाँ पे डिफाइन भी दो तरीके से किया है। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और आगे चल के एक और क्लासिफिकेशन का पैटर्न है, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टेस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो टेस्ट में हम ये कहते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन स्वीट्स हैं। अगर कोई कंपाउंड स्वीट्स है तो हम केमिस्ट्री के टर्म में उसे शुगर का नाम दे देते हैं और नॉन स्वीट्स हैं तो हम उसको नॉन शुगर का नाम दे देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक जनरल सिंपल सी बात है। जो क्लासिफिकेशन में हमने नाम दिया कार्बोहाइड्रेट में, एक नाम शुगर और एक नाम है नॉन शुगर। आप ये आसानी से याद भी रख सकते हैं। ग्लूकोज, सक्रोज एंड फ्रक्टोज ये स्वीट शुगर्स में आते हैं और इसी तरीके से स्टार्च एंड सेलुलोज ये हमारे पास नॉन स्वीट्स या नॉन शुगर्स में आते हैं। अब आगे चलते हैं तो इससे शुगर, अब ये दो बातें, पहले हमने कौन सी चीज देखी थी, पहले जो हमने चीज देखी थी वो थी कार्बोहाइड्रेट की दो टाइप्स। वो एक नाम कौन सा था, एक नाम था बेसिकली शुगर और दूसरा नाम था हमारे पास, दूसरा नाम था नॉन शुगर। अब यहाँ पे जो टॉपिक स्लाइड्स में आप देख रहे हो उसका नाम है बेसिकली टाइप ऑफ शुगर। अब ये टाइप ऑफ शुगर की मुराद ये है कि जितने भी स्वीट एंड टेस्ट हैं उनको, उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो बेटा उनकी टाइप्स में अगर गौर करो तो नीचे हमने दो नाम लिखे हुए। पहला नाम कौन सा है, एक नाम लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर और एक नाम लिखा हुआ है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा जी, अब अमूमन अगर आप लोग अपने कॉलेज में खुदा न खास्ता जा रहे हो और वहां पे अल्लाह ना करे लैब भी आप लोगों ने ले ली हो कंटिन्यू, तो एक टेस्ट है आप लोगों के कोर्सेज में जिस टेस्ट को हम कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। तो केमिस्ट्री के लैब में बायोकेमिकल के टेस्ट करवाए जाते हैं और बायोकेमिकल के टेस्ट करवाने के लिए केमिकल्स अमूमन लैब के अंदर एक बना बनाया रखा हुआ होता है, उसे नाम देते हैं टॉलेंस रीजेंट। इसी तरीके से एक केमिकल होता है उसे नाम देते हैं फैलिंग सोल्यूशन। और टॉलेंस रीजन का थोड़ा सा डिटेल और फैलिंग सोल्यूशन की डिटेल चैप्टर नंबर 9 में भी है कि हम सिल्वर नाइट्रेट को अगर अमोनिया सोल्यूशन के अंदर हीट अप करके बनाएं तो उससे हम टॉलेंस रीजन बनाते हैं, उसे नाम देते हैं डाई अमाइन सिल्वर नाइट्रेट, डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये टॉलेंस रीजेंट।
और दूसरी तरफ अगर हम देखें फैलिंग सोल्यूशन, तो ये कॉपर सल्फेट का कुछ सोल्यूशन होता है, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ कुछ और भी कंपोजिशंस इसमें शामिल होती हैं, उसकी डिटेल अभी नहीं देखना। बट अब यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या कि फर्ज करिए ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि ये दोनों स्वीट है। अच्छा भाई, अब अगर किसी शुगर को मैं कहां ऐड करूं, अगर किसी शुगर को मैंने फर्ज करो ऐड कर दिया टॉलेंस रीजन के साथ, और मैं टॉलेंस रीजन के साथ ऐड करने के बाद मैं उसको हीट करता हूं, तो हीट करने पर एक खास टेस्ट है। वो टेस्ट ये कहता है कि जब आपने इस चीज को हीट किया, तो हीट करने पर ये सिल्वरिंग मिरर, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर ये मिरर की फॉर्मेशन कर दे, तो मिरर की फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं, कौन सा कंपाउंड, हम नाम दे देंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब अमूमन लोग लैब के अंदर भी ये काम करते हैं कि आपको एक टेस्ट ट्यूब दी जाती है, आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड फिल करते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा कंपाउंड फिल करने के बाद टॉलेंस रीजन डालते हैं, टॉलेंस रीजन डालने के बाद आप उस टेस्ट ट्यूब को बाकायदा हीट करते हैं, वाटर बाथ के जरिए किसी बीकर में डाल के पानी के साथ उसको गर्म करते हैं। तो वो जो टेस्ट ट्यूब की नीचे लोअर एंड होता है, उस टेस्ट ट्यूब के लोअर एंड के ऊपर एक सिल्वर मिरर की कोटिंग हो जाती है। तो इसका मतलब है वो कंपाउंड ने टॉलेंस टेस्ट प्रूव किया। और अगर कोई कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट प्रूव कर दे, या टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिव कर दे, या सिल्वरिंग मिरर की फॉर्मेशन कर दे, तो हम ऐसे तमाम कंपाउंड को बेसिकली जिस क्लासिफिकेशन में ले आएंगे वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। और सेम एज इट इज, अगर फैलिंग सोल्यूशन के साथ हम हीट करें, और फैलिंग सोल्यूशन अपना एक डार्क ब्राउन ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और फैलिंग कलर के सोल्यूशन के साथ अगर हम किसी कंपाउंड को हीट करें, और हीट करने पर उससे भी हमें और ब्राउन या रेडिश ब्राउन टाइप की प्रेसिपिटेशन मिल जाए, तो जो कंपाउंड टॉलेंस रीजन के साथ मिरर, और जो कंपाउंड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी बना ले, वो तमाम कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर है। और जिसने मिरर नहीं बनाया बट टेस्ट में स्वीट होगा, लेकिन सिल्वरिंग ऑफ मिरर टॉलेंस रीजन के साथ नहीं करेगा, या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ वो रेडिश ब्राउन नहीं करेगा, अगर ये दो चीजें ना करे, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और अगर कर दे तो हम उसको कह देते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो ये दो हमारे पास शुगर की क्लासिफिकेशन है। अब अगर मैं थोड़ा सा अपने टॉप लेक्चर को थोड़ा सा स्टार्ट करूं, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। मैंने पहली डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की क्या कही, मैंने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कही जो जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे। कौन सा जनरल फॉर्मूला था, CnH2O ब्रैकेट क्लोज, नीचे हमने N लगाया था। लेकिन उससे एरर क्या निकला, उससे एरर ये निकला कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें मिले जिन कंपाउंड्स में लैक्टिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, या एसीटोन है, या एसिटिक एसिड है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जो जनरल फॉर्मूले में सेटिस्फाई जरूर हो जाते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट फैमिली से नहीं होता। जब इनका ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट फैमिली से नहीं निकला, तो कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन डेवलप की। इससे पिछले वाली स्लाइड में मैंने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रखते हैं। OH की तादाद 3 और मोर देन 3 विद एल्डिहाइड, 3OH या मोर देन 3OH विद कीटोन। ये दो में से जो डेफिनेशन जहां सेटिस्फाई हो जाएगी वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। फिर जो कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इज इट स्वीट और नॉन स्वीट। अगर ये स्वीट है तो वो हो गया शुगर, और अगर वो नॉन स्वीट है तो वो हो गया नॉन शुगर। अगर वो शुगर है तो शुगर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला कौन सा आया, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा कौन सा आया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, नंबर 1 टॉलेंस रीजेंट, नंबर 2 फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रीजेंट प्लस रिड्यूसिंग शुगर मिरर बनना चाहिए। अगर मिरर बन गया तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव हो गया। रिड्यूसिंग शुगर प्लस फैलिंग सॉल्यूशन, रेडिश ब्राउन पीपीटी आनी चाहिए। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आ गई तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं आई तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अब आप स्लाइड्स को देखें, शुगर दैट कैन रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट
कैन रिड्यूस टॉलरेंस रीजन का मतलब रिड्यूस होने के बाद सिल्वर बनाता है, मिरर की फॉर्मेशन करता है, सिल्वर को रिड्यूस करता है। एंड फेलिंग सोल्यूशन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की ब्राउन प्रेसिपिटेशन होती है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन। अगर ये दो टेस्ट हो जाए तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, और उसी के नीचे आ जाओ जहां ये दो टेस्ट ना हो, ये दो टेस्ट ना होने का मतलब डू नॉट रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस ना करे ये दो टेस्ट में को, वो तमाम कंपाउंड्स कौन हो गए? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है कि ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर हैं। ऑल ऑलिगोसैकेराइड जिसमें सक्रोज को हटा दिया गया है, और नीचे आके हमने नॉन रिड्यूसिंग में नाम सक्रोज और पॉलीसैकेराइड को लिख लिया। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, you divide it into two. Number one, sugar. Number two, non-sugar. Sugar further divided, types of sugar, reducing sugar and non-reducing sugar. This is called classification. अच्छा, ये जो टॉपिक अब हमारे पास इस स्लाइड्स में है, इसे हम नाम दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में देखिए बेटा, इससे पहले हमने बात की थी वो था टेस्ट पे, और अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके पास क्लासिफिकेशन के तीन टाइप्स हैं। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जैसे सबसे पहला नाम देखो मैंने लिखा है मोनोसैकेराइड, और साथ में यहाँ कहीं मोनोसैकेराइड को डिफाइन करने के लिए एक थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम की तरह चार्ट बना के दिया। मैंने कहीं इसकी डेफिनेशन अभी नहीं लिखी है कि व्हाट इज मोनोसैकेराइड। हाँ, सिर्फ एक चीज लिखने की कोशिश की है कि मोनोसैकेराइड का मतलब है इट इज सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो अगला नाम लिखा हुआ है मैंने ऑलिगोसैकेराइड। फिर वहीं पे यहाँ कहीं इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑलिगोसैकेराइड के साथ मैंने कहीं डाइसैकेराइड लिखा है, और डाइसैकेराइड के साथ नीचे जाके कहीं 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया। और इधर आ जाइए तो एक और नाम लिखा हुआ है यहाँ पे पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड के साथ मैंने पॉलीसैकेराइड के लिए पॉलीसैकेराइड के कुछ नीचे आ जाए तो नाम लिख के लिखा हुआ है कि मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। अब एक्चुअल यहां से जो चीज आपको याद रखने वाली है वो ये कि आपके पास मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड लिटिल बिट कंफ्यूजन यहाँ पे ये कि डाइसैकेराइड देखें, ये जो हमारे पास डाइसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड है, इन दोनों में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। तो अपने जहन में ये बिठा लो कि ये डाइसैकेराइड, वैसे तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है आई विल टेल यू इसी जगह आगे जाके हम आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि ऑलिगोसैकेराइड की एक टाइप है, उसे हम नाम देते हैं डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के अंदर मैंने जो चीज मेंशन की है वो कितनी मेंशन की है? 2 शुगर मॉलिक्यूल। इधर कितनी मोनोसैकेराइड में क्या मेंशन किया है? 1 शुगर मॉलिक्यूल। और पॉलीसैकेराइड में जो चीज मेंशन की है वो की है मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। ये है बेसिकली हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात। अब मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, इसकी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम इससे आगे के लिए चलते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ सोर्सेस को शो किया हुआ है कि हमारे पास मोनोसैकेराइड के मेन सोर्सेस क्या क्या हैं, और डाइसैकेराइड जिसको पीछे आपने ऑलिगोसैकेराइड कहा था, ऑलिगोसैकेराइड के हमारे पास मेन सोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से हैं, विद एग्जांपल में मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं। डाइसैकेराइड में हमारे पास सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, और मोनोसैकेराइड के 3 बड़े फेमस नाम हैं जिसमें आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का नाम देते हैं। स्टार्च जिसको हम पॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं, ये पॉलीसैकेराइड वो सोर्सेज हैं जो डेली लाइफ में हम इसको किसी ना किसी बहाने से यूज कर रहे होते हैं। तो स्टार्च मेनली जिन चीज़ों में अवेलेबल है वो है राइस है, पोटैटो है, ब्रेड्स हैं, बीन्स हैं, चेस्टनट्स है, पास्ता है। नाउ ये अगला टॉपिक हमारे पास आ गया जिसे हम नाम दे रहे हैं मोनोसैकेराइड। एक्चुअली मोनोसैकेराइड, जैसे मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में कहीं लिखाया था, मोनोसैकेराइड मींस सिंगल शुगर मॉलिक्यूल,
ऑलिगोसैकराइड, जिसको डाइसैकराइड के एग्जाम्पल में मैंने कंसिडर किया था और वो नाम दिया था 2 शुगर मॉलिक्यूल, और पॉलीसैकराइड मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैंने पीछे हाइलाइटर से मेन पॉइंट्स आपको लिखवाए थे वो याद रखें, ताकि उससे आपको डेफिनेशन याद रखना आसान हो जाएगी। अब देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास फिर से जो चीज मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मोनोसैकराइड की बात आ गई। और इस मोनोसैकराइड की बात में अगर आप फिर से देखें तो जो चीज मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना है वो है बेटा 3 to 10 कार्बन। अब जिस कार्बोहाइड्रेट के पास 3 से 10 कार्बन के एटम्स होंगे वो तमाम कंपाउंड्स मोनोसैकराइड है। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले वाले स्लाइड्स में क्या पढ़ी थी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब 3 कार्बन के एटम्स में लेट्स सपोज 1 2 3, ये 3 कार्बन के एटम्स हैं। इन 3 कार्बन के एटम्स में एक के पास OH है, दूसरे के पास OH है, और किसी एक जगह पे क्या आ गया? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ऐसे तमाम कंपाउंड किस में आ जाएंगे? मोनोसैकराइड में। अब अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं एल्डोसिस, और अगर कीटोन ग्रुप उसमें है तो उसको हम नाम पढ़ देते हैं कीटोनिक शुगर या कीटोसिस, एल्डिहाइडिक शुगर या एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स या एल्डोसिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो पहला नाम लिखा हुआ है ये हमारे पास मोनोसैकराइड। अब मोनोसैकराइड के अंदर आप अगर नीचे आते हो तो मोनोसैकराइड के अंदर हमने बहुत सारे नाम लिखे हैं मोनोसैकराइड। अब ये मोनोसैकराइड में एल्डोज भी है, मोनोसैकराइड में कीटोज भी है, मोनोसैकराइड के अंदर ट्राइओज भी है, और मोनोसैकराइड में ये हेक्सोज तक जा रहा है। अच्छा, जो चीज कॉमन है यहाँ पे गौर से देख लें कि इन सब नाम के आखिर में ओज आ रहा है। इन सब के आखिर में हम जो चीज दे रहे हैं वो दे रहे हैं ओज। और याद रखिएगा कि जब किसी भी कंपाउंड के आखिर में हम लफ्ज ओज लिखते हैं तो ये बेसिकली ओज जो है ये इंडिकेशन करता है जिस कंपाउंड की, वो कंपाउंड कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट फैमिली से ताल्लुक रखेगा उस कंपाउंड के आखिर में जरूरी है ओज लगना। अब मैंने सब एग्जांपल में जो हाइलाइटर में शो किया ऊपर तो वो देखा, वो सब ओज 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 के नाम से एंड हो रहे हैं। अब आइए जरा पहले वाले स्ट्रक्चर पे देखें। टोटल यहाँ पे कार्बन की तादाद है कितनी? हम यहाँ पे अगर कार्बन को काउंट करें तो देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और तीसरा कार्बन हमारे पास ये है। इसी से बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर यहां आ जाओ, इसमें भी यहां एक कार्बन है, एक से मतलब यही फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो टोटल यहां 3 कार्बन है, और इन 3 कार्बन में मजीद अगर कोई चीज आप गौर से देखें तो ये 3 कार्बन का C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये जिस ग्रुप को शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि बेसिकली ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्योंकि ये कौन सा कार्बन हमारे पास हुआ? ये हमारे पास हुआ फर्स्ट कार्बन, ये हमारे पास हुआ फर्स्ट कार्बन। नंबरिंग के हिसाब से ये हमारे पास हुआ थर्ड कार्बन, सेम एज इट इज नंबरिंग के हिसाब से ये हमारे पास हुआ थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड O आ जाए तो फर्स्ट कार्बन के डबल बॉन्ड O को बेसिकली हम नाम देते हैं एल्डिहाइड। तो उस हवाले से अगर मैं इसको नाम देना चाहूं कि इसका नाम हम लिखते हैं तो हम नाम लिखने के लिए इसका क्या लिखेंगे भाई? हमने देखा कि ये बेसिकली एलडी ग्रुप है, तो एलडी ग्रुप होने की वजह से सबसे पहले जो चीज हम लिखेंगे वो होगा इसका A L D O, एल्डो। टोटल कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 3। तो 3 होने के लिए मैं लफ्ज लिखूंगा T R
आई ट्राई, आखिर में लफ्ज लिख दूंगा ओ एस ई, एल्डो ट्राइओस। ओस का वर्ड क्यों लगाया मैंने ये आखिर आखिर में ओ एस ई? मैंने आपको शुरू में कहा कि हम हमारे पास जो ग्रुप एल्डिहाइड फैमिली से ताल्लुक रखेगा हम उन सब के आखिर में ओस का 3 वर्ड यूज करते हैं। शुरू में यहां पे अगर देखो तो ये लफ्ज ए एल डी ओ, एल्डो क्यों लगाया? एल्डो का वर्ड इसलिए लगाया है कि ये दोनों कंपाउंड में जो ग्रुप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप है। उस एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से मैंने स्टार्टिंग का नाम लिया एल्डो, टी आर आई ट्राई, ट्राई का वर्ड लिया 3 कार्बन होने की वजह से, और आखिर में लगा दिया ओस। तो इस कंपाउंड का बेसिकली पूरा नाम बना एल्डो ट्राई ओस। इसी तरीके से इसके बराबर में जो एक और कंपाउंड है तो उसमें अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट कैसे ये कंपाउंड, सबसे पहले तो OH की तरह काउंट करो, OH 2 आ गए और एक कीटोन आ गया। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी किया इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों जगह OH कितने, 1 2 OH, यहाँ पे भी OH 2। तो ये OH 2 होने का मतलब ये हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये है एल्डिहाइड। यहाँ 2 OH का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है पॉलीहाइड्रोक्सी और ये है एल्डिहाइड। यहाँ आके अगर मैं देखूं तो इस जगह भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, 1 OH और 2 OH। इसका मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी ये भी है। लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ अगर मैं दूसरी तरफ ये देखूं कि ये कंपाउंड क्या है, तो बेटा ये कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O इज नॉट एट टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल, अगर C डबल बॉन्ड O टर्मिनल पे हो तो यू कैन से कि वो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O नॉन टर्मिनल पे है तो ये कीटोनिक ग्रुप है। तो इसको नाम देने का सिलसिला यकीनन ऊपर वाले कंपाउंड से डिफरेंट होना चाहिए। तो ऊपर वाले कंपाउंड से डिफरेंट होने के लिए हम अगर इसका नाम देना शुरू करें तो हम नाम देने के लिए अब इसको किस तरीके से कहेंगे, जैसे मैं इस कंपाउंड का नाम देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, एल्डो नहीं है, तो मैं पहले वर्ड लिखूंगा के ई टी ओ, कीटो। ऊपर लिखा था एल्डो क्योंकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था, अब मैं लिखूंगा कीटो क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है। टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ आ जाओ तो ये 2, और ये वाला कार्बन जो है ये हमारे पास 3rd कार्बन है। तो 3 होने की वजह से फिर दोबारा लफ्ज लिखेंगे TRI, और आखिर में दोबारा OSE। तो इसका नाम बना कीटोट्राइओस। कीटोट्राइओस IUPAC स्टैंडर्ड का नाम है। और अगर मैं दूसरी तरफ चले जाऊं कि कॉमन नेम क्या है, तो इसके IUPAC के अलावा इसका जो कॉमन नेम है वो कीटोट्राइओस से, यहां पे आप चले जाएं तो ये है इसका कॉमन नेम, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कॉमन नेम, कीटोट्राइओस IUPAC नेम। सेम बिल्कुल यही कंडीशन एल्डोट्राइओस IUPAC नेम। और अगर मैं इसके कॉमन नेम को देखूं तो मैं इसके कॉमन नेम को देखते हुए बोलूंगा कि एल्डोट्राइओस का कॉमन नेम हमारे पास बनेगा ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब इसी तरह यहां आ जाए, सबसे पहले इज इट एल्डिहाइड? ऑफ कोर्स इट इज एल्डिहाइड। क्यों कहा एल्डिहाइड? क्योंकि C डबल बॉन्ड O एट टर्मिनल पोजीशन, C डबल बॉन्ड O एट टर्मिनल पोजीशन। तो ये दोनों कौन सा ग्रुप हुआ? ये दोनों हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। और C डबल बॉन्ड O के साथ अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करूं कि टोटल कार्बन कितने हैं, तो मेरे भाई कार्बन की तादाद यहाँ पे ये 1st कार्बन है, ये 2nd कार्बन है, ये 3rd है, ये 4th है, और आखिरी ये वाला जो कार्बन है हमारे पास ये 5th कार्बन है।
सेम एज इट इज, ये फर्स्ट कार्बन है, इधर स्ट्रक्चर में ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और यहां आ जाओ, ये है 6 कार्बन। 5 कार्बन, इधर आ जाओ 6 कार्बन। दूसरी बात, इधर है एल्डिहाइड, इधर भी है एल्डिहाइड। तीसरी बात, OH यहां पे देखो तो यहां पे एक OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH। तो इज इट पॉलीहाइड्रोक्सी? ऑफ कोर्स इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। इधर आ जाओ तो 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 5 OH है, यानी कि यहाँ पे भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, बिल्कुल पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो अब नाम देने, तो ये एल्डो होना चाहिए या कीटो होना चाहिए? क्योंकि इन दोनों जगह पे नाम है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसका नाम देने से पहले सबसे पहले वो कौन सा वर्ड लिखेंगे? हम लफ्ज लिखेंगे एल्डो। ठीक है सर। एल्डो के बाद कोई वर्ड आना चाहिए, तो ये 3 4 या 5 कार्बन, 5, तो 5 के लिए हम इस वर्ड यूज करेंगे PENTOS। तो ये इसका पूरा कंप्लीट नाम हो गया। क्या पढ़ा हमने इसको? हमने इसको पढ़ा एल्डोपेंटोस। एल्डोपेंटोस राइबोस का असल आयोपैक नेम है। और यही चीज को अगर आप थोड़ा सा बराबर में देख लें तो यहां इधर कितने कार्बन हैं? 6। तो उन 6 के लिए हम नाम लिखेंगे दोबारा से ALDO, और यहां H, क्योंकि यहां 6 कार्बन है लास्ट वाले स्ट्रक्चर में, तो हम इसमें नाम लिखेंगे HEXOSE। तो ये बन जाएगा एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस इज द आयोपैक नेम ऑफ ग्लूकोज। तो मैंने यहां पे आप लोगों को जो चीज बताने की कोशिश की है कि मोनोसेक्राइड में टोटल कार्बन, इससे पीछे वाली स्लाइड्स में जाके देखा हूं तो हमने क्या कहा था? टोटल कार्बन की तादाद 3 to 10 होनी चाहिए। ये जितनी भी एग्जाम्पल नजर आ रही है, इन तमाम जगहों पे कार्बन की क्वांटिटी कहीं 3 है, कहीं 3 के अलावा 4 एग्जाम्पल में नहीं है, बट एग्जाम्पल में रख सकते हैं हम यहाँ पे 4 5 6 7 8। और सब जगह पे अगर हर एग्जाम्पल में देखें तो OH की तादाद मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5, इस तरीके से एग्जाम्पल चल रही है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के लिहाज से फिर नाम पढ़ते हैं हम इसको एल्डोट्रायोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोस, कीटोट्रायोज, कीटोपेंटोज या कीटोहेक्सोस, अगर कोई नाम होता। आई होप यहां तक ये वाली बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इसी तरीके से कुछ और स्ट्रक्चर्स बने हुए आपके सामने, आप इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि हर स्ट्रक्चर के साथ मैंने इसके कॉमन नेम और आयोपैक नेम दोनों लिखे हैं। फर्स्ट वन देखें तो ये अभी पीछे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ के आए हैं, एल्डोट्राइगोस, जिसका नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद इसे आ जाओ तो यहाँ पे भी टोटल 3 कार्बन है, 110%। लेकिन इन 3 कार्बन में इधर है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो अभी जो ग्रुप नजर आ रहा है ये है कीटोनिक ग्रुप। तो इसलिए एक का नाम आप अगर पढ़ें तो इसको नाम दिया गया इन्होंने एल्डोट्राइओस, और इसी के बराबर में इसे का नाम पड़ा है कीटोट्राइओस। सही है? अच्छा जी, अब इसी के साथ आगे और स्ट्रक्चर में देखो तो किसी जगह पे नाम, यहाँ पे टोटल कार्बन की क्वांटिटी देखो, ये टोटल कार्बन की क्वांटिटी है एक कार्बन, बेटा यहाँ पे भी है। ये शायद आप समझ रहे होंगे कि ये सीधी लाइन में इस जगह डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O का मतलब ये है कि इस पोजीशन पे कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है। इसी तरह इस पोजीशन पे कार्बन एक बॉन्ड OH से बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, एक बॉन्ड अपने से पहले वाले कार्बन से बना रहा है, और एक आगे।
इस जगह पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक राइट साइड OH पे, एक लेफ्ट साइड H पे और एक नीचे CH2 से बॉन्ड बना रहा है। तो ओवरऑल कार्बन की तो क्वांटिटी कितनी हुई हमारे पास, अगर मैं यहां से देखूं तो ये है 1 2 3 4 5, बट फंक्शनल ग्रुप करीब से पड़ रहा है कहां से, यहां से ऊपर से। तो जब यहां से ऊपर से नंबर पड़ रहा है तो ये वाला जो कार्बन हुआ ये हो गया फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन के बाद ये हो गया हमारे पास सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन और फोर्थ, और यहां आ जाओ तो ये बन रहा है हमारे पास 5 कार्बन। तो टोटल कार्बन की क्वांटिटी है 5। एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, नो इट्स कीटोनिक ग्रुप। तो इसी वजह से नाम के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या लफ्ज लिखा, कीटो। और 5 कार्बन की वजह से फिर उसके बाद हमने क्या लफ्ज लिखा, हमने लिखा 5 की वजह से पेंटोज। तो ये नाम बन गया कीटो पेंटोज, जो राइबुलोज इसका कॉमन नेम, जाइलोज इसका कॉमन नेम, ये चीज है। और इधर आ जाओ तो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है L3Os, इसमें भी लफ्ज लिखा हुआ है एल्डोट्राइओस। अब ये एल्डोट्राइओस और इस एल्डोट्राइओस में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, ये भी एल्डोट्राइओस है, ये भी एल्डोट्राइओस है, कहीं अल लिखा हुआ आपको शायद नजर आ रहा हो। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ग्लाइसर एल्डिहाइड, यहाँ नाम लिखा हुआ है 3Os, सो इट मींस देयर इज सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। हाँ फर्क है, और वो फर्क ये है कि यहाँ पे OH ग्रुप जो लास्ट कार्बन हमारे पास है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, उसका OH ग्रुप आप देखो तो वो OH है लेफ्ट हैंड साइड पे। और इसी तरीके से हर स्ट्रक्चर में आप जरा कुछ देखते रहते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। सेकेंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां देखते हैं, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, ये है फिफ्थ कार्बन, और आखिर में आ जाओ तो ये है हमारे पास सिक्स कार्बन। तो टोटल ओवरऑल कार्बन कितने, 6। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, डेफिनेटली ये वाला हुआ। अब मैं बोलूं कि सेकंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ है, तो आप बोलेंगे इसका OH है राइट साइड पे, इसका OH है राइट हैंड साइड पे। सेकेंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। जब किसी सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे हो तो ऐसे शुगर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डी, हम वर्ड यूज करते हैं डी। हम यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी। और इसी तरीके से अगर सेकेंड लास्ट कार्बन का OH हमें मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ है L3O, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं L। इसकी कुछ अगली डिटेल मैं आगे चल के भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक चीज यहां से पूछना चाह रहा हूं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर देखो तो कितने कार्बन है, बोलोगे 3। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 3। यहाँ कितने कार्बन है, 4। यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी है 1 2 3 4 5। इधर कितने कार्बन है, जो ग्लूकोज का जहां नाम लिखा हुआ है 6। इधर कितने कार्बन है, 6। इसी तरह ये स्क्रीन जहां पे डिस्प्ले आ रहा है, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये है फ्रक्टोज का नाम, और फ्रक्टोज का नाम जहां नजर आ रहा है ये है फ्रक्टोज। इस फ्रक्टोज या कीटोज, इसमें भी टोटल कितने कार्बन हैं, ये है 6। अब ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन के बाद ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और आखिरी कार्बन होगा सिक्स्थ। तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये है सेकंड लास्ट कार्बन, पांचवा। इसका OH कहां आ रहा है, इसका OH आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। ऊपर 3Os, इसका OH कहां आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब सेकंड लास्ट कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो, इसी तरह फ्रक्टोज में सेकंड लास्ट कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो हमने इसे नाम क्या पढ़ा, हमने इसे नाम पढ़ा L शुगर। तो ये L3Os या L फ्रक्टोज है। बाकी तमाम में सेकंड लास्ट का OH मिल रहा है राइट हैंड साइड पे, तो वो तमाम डी शुगर या डी शुगर की फैमिली से ताल्लुक रख रहे हैं, जिसमें नाम हम दे रहे हैं कहीं पे डी केंटो, कीटो पेंटोस, डी ग्लूकोज, डी मैनोज वगैरह वगैरह वगैरह।
आगे इसकी कुछ और डिटेल भी है, एल शुगर और डी शुगर। अभी मैंने सिर्फ एक हिंट देना ये चाहा कि एल के लिए सेकंड लास्ट कार्बन का OH होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, डी के लिए सेकंड लास्ट कार्बन का OH होगा राइट हैंड साइड पे। ये तमाम स्ट्रक्चर में टोटल कार्बन की क्वांटिटी कम से कम है 3, 3 से आगे चले जाओ तो कहीं है 4, कहीं है 5, कहीं है 6, कहीं है 7। तो ये सब बेसिकली मोनोसेक्राइड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। क्यों है मोनोसेक्राइड? क्योंकि मोनोसेक्राइड के अंदर टोटल कार्बन की क्वांटिटी 3 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में एल्डिहाइड और OH पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए। सारे स्ट्रक्चर में OH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम इसको नाम मोनोसेक्राइड में लेके आते हैं। और मोनोसेक्राइड में कोई डी शुगर है, कोई एल शुगर है, वगैरह वगैरह। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जिसको पीछे कहीं पे मैंने बोला था कि ये बेसिकली डाइसेक्राइड में भी, डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड में आते हैं। फिलहाल व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड? ओलिगोसेक्राइड का मतलब है कि ये 2 से 10, ये वाली लाइन को जरा सा पढ़िएगा, इट प्रोड्यूस 2 to 10 सिंपल शुगर। इफ यू रिमेंबर, पीछे कहीं डाइसेक्राइड मैंने अभी नाम दिया था। डाइसेक्राइड के अंदर मैंने डायग्राम में नीचे कहीं शो किया था कि डाइसेक्राइड 2 शुगर के मॉलिक्यूल को रखता है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने एग्जाम्पल में नाम लिखा हुआ है माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ऐसा ही है। अब ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है C12H22O11, ये पहली बात कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी बात, क्या इस कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिसॉल्व करना है? तो आप इक्वेशन में देखें तो यहाँ वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिसॉल्व करना है। अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस, ये वर्ड सही है, ओके फाइन। कार्बोहाइड्रेट वाटर में डिसॉल्व हो तो हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब सेंटेंस दोबारा पढ़ो, दीज कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 2 to 10 ऑन हाइड्रोलाइसिस, 2 to 10 सिंपल शुगर। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है C12H22O11 ऑन हाइड्रोलाइसिस इसने क्या बनाया? इसने एक C6H12O6 बनाया, दूसरा C6H12O6 बनाया। पीछे अभी कहीं पढ़ के आए थे हम लोग कि 3 से कहां तक जाना है? 10। जिनके पास 3 से 10 कार्बन हो और 3 से 10 कार्बन के साथ पॉली OH या एल्डिहाइड पॉली OH या कीटोन हो, वो मोनोसेक्राइड है। तो क्या ये वाला C6H12O6 एक मोनोसेक्राइड है? बिल्कुल है। ये वाला C6H12O6 क्या एक मोनोसेक्राइड है? बिल्कुल है। सो इस कार्बोहाइड्रेट ने, C12 ने, पानी में डिसॉल्व होने के बाद कितने मोनोसेक्राइड बनाए? तो मैं कहूंगा पानी में डिसॉल्व होने के बाद एक C6 ये वहां से बना, एक C6 यहां से बना, इसका मतलब है यहां से टोटल मोनोसेक्राइड 2 बन गए। ऐसा ही है। तो वापस डेफिनेशन में देखो क्या बोल रहा है ये, ऑन हाइड्रोलाइसिस कितने मोनोसेक्राइड बनेंगे? 2। 2 से कितने बन सकते हैं? 2 से 10 तक बन सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड की एग्जांपल डाइसेक्राइड मैंने लिखा है, डाइसेक्राइड में ये C12H22O11 ने कितने मोनोसेक्राइड बनाए? 2। तो ये है डाइसेक्राइड। अगर ये कोई ऐसा कंपाउंड हो जैसे C18 है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे 1, इससे 2, इससे 3 मोनोसेक्राइड बने। अगर 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं तो वो डाइसेक्राइड है। अगर 3 बनेंगे, 1, 2, 3, तो वो हो जाएगा कौन? वो हो जाएगा ट्राइसेक्राइड। अगर 4 बनेंगे तो वो हो जाएगा टेट्रासेक्राइड। अगर 5 बनेंगे तो वो हो जाएगा पेंटासेक्राइड। और इसी तरीके से पेंटासेक्राइड के बाद हो जाएगा आगे हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड। मैक्सिमम कहां तक जाना है? मैक्सिमम जाना है आपको 10 तक। 2 से 10 बनने चाहिए। 2 बनाने वाला कौन है? डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो जिस कंपाउंड में, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास
2 से 10 मोनोसैकेराइड बन जाए, वो तमाम कंपाउंड्स हमारे पास बेसिकली किस फैमिली से ताल्लुक रखेंगे? हम कहेंगे वो तमाम कंपाउंड्स हमारे पास ऑलिगोसैकेराइड से। तो डाइसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड का पार्ट है, ट्राइसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड है, इस तरीके से डेकासैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड है। तो ये सारे कंपाउंड हमारे पास ऑलिगोसैकेराइड फैमिली में आ जाते हैं। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले कहा था मोनोसैकेराइड के अंदर मैंने कहा 3 से 10 कार्बन होंगे, मैक्सिमम मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। हर के पास क्या होना चाहिए? हर के पास या फिर एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन होगा, और बकिया कार्बन पे कौन होगा? OH की तादाद, OH होंगे पॉली, तभी वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड में 3 से 10 अगर हैं तो वो मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के बाद फिर आ गया था ऑलिगोसैकेराइड में हमने क्या कहा? वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उससे 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड बनेंगे। डाइसैकेराइड से 2 बनते हैं, ट्राइसैकेराइड से 3 बनते हैं, और इसी तरीके से 10 तक। 2 से 10 तक बनाने वाले को ऑलिगोसैकेराइड का नाम देते थे, और ऑलिगोसैकेराइड की टाइप में अगर वो सिर्फ 2 बनाए तो वो हो जाता है डाइसैकेराइड, अगर 3 बनाए तो वो हो जाता है ट्राइसैकेराइड, अगर वो 4 बनाए तो वो हो जाता है टेट्रासैकेराइड, और फिर इट्स ऑन आगे चलता रहता है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं। तो 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, मोनोसैकेराइड को पढ़ा और ऑलिगोसैकेराइड को पढ़ा। इससे आगे एक और सैकेराइड को है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं जी। पॉलीसैकेराइड। नाउ व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? मैनी। अभी पीछे क्या पढ़ा था हमने? ऑलिगोसैकेराइड गिव्स 2 से 10 के दरमियान, और पॉलीसैकेराइड मोर देन 10। सो अब अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो और उसमें उसको वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब हाइड्रोलाइसिस करे और मोर देन 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड बन जाए तो वो पॉलीसैकेराइड है। ऑलिगोसैकेराइड ने 2 से 10 बनाया, पॉलीसैकेराइड ने 10 से ज्यादा बना दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स में हमने इसके नाम लिखे हैं कि ये सारे पॉलीसैकेराइड्स की फैमिली में, जिसमें एनिमल पॉलीसैकेराइड कुछ अलग है, प्लांट पॉलीसैकेराइड्स अलग हैं। एनिमल पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे पास एग्जांपल में ग्लाइकोजन है, मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर होता है। प्लांट पॉलीसैकेराइड में हमारे पास स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये हमारे पास प्लांट पॉलीसैकेराइड में आ जाते हैं। तो इस तरीके से 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड यहाँ पे आके खत्म हुआ। इसको बेटा, ये जो ग्लूकोज और कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, मैं इस स्लाइड्स का यहाँ मैं इस स्लाइड्स की पूरी डिटेल को अब एक और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। तो फिलहाल कोशिश ये वाली स्लाइड्स को छोड़ के आप लास्ट तक देखते रहें। आप लोग को याद होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, और कार्बोहाइड्रेट क्या थे और उसके तमाम डिटेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करूंगा, ये वाली स्लाइड से, और ग्लूकोज और डेक्सट्रोज और ओपन चेन, क्लोज चेन, बाकी तमाम डिटेल्स को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं भाई ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।